राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे दो बहनों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मालती और माधवी दो सौतेली बहनें थीं। बात यह थी, मालती और माधवी के पिता घनश्याम बाबू और जगदीश बाबू दोनों सगे भाई थे। जगदीश घनश्याम से बड़े थे। जगदीश की शादी हो चुकी थी। उसकी बीवी का नाम भगवती था। भगवती घनश्याम बाबू की हम उम्र की थी। भगवती देखने में बहुत ही खूबसूरत और तेज तर्रार चतुर औरत थी। उसे जो भी देखता उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता था। लोगों को कैसे अपने जाल में फंसाना है, कैसे उन्हें काबू में करना है, यह भगवती के बाएं हाथ का खेल था। जब भी घनश्याम बाबू उन्हें देखते तो सोचते, जब उसकी शादी हो तो बिल्कुल भगवती जैसी ही उन्हें दुल्हन मिले। वह भगवती को देखकर अपनी दुल्हन के सपने देखने लगे थे। घनश्याम बाबू का अब रिश्ता हो गया था। शादी के बाद जब उनकी दुल्हन घर आई तो घनश्याम बाबू की दुल्हन, जिसका नाम पार्वती था, वह भगवती की तरह देखने में ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। वह साधारण कदकाठी और नैन नक्श की सरल स्वभाव की लड़की थी। जगदीश बाबू से विवाह के समय पार्वती की उम्र कुल 14 साल की थी, जिससे जगदीश बाबू और पार्वती के घर वालों ने यह फैसला किया कि पार्वती का गौना 4 साल बाद किया जाएगा, जिससे पार्वती 18 साल की हो जाएगी और जवान भी उसे थोड़ी समझदारी आ जाएगी। पार्वती की उम्र को ध्यान में रखकर उसका गौना 4 साल के लिए टाल दिया गया। अपने गौने की बात सुनकर घनश्याम बाबू को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसने अभी तक एक झलक भी पार्वती की नहीं देखी थी और गांव के लड़कों की तरह उसकी भी उमंगें थी कि अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ रहने की, जिस पर सब गांव वालों ने पानी फेर दिया था। जब घनश्याम बाबू ने गांव की औरतों से सुना कि उसकी बीवी साधारण कदकाठी और साधारण से नैन नक्श की है तो उसे बहुत दुख हुआ। जब भी गांव की औरतें भगवती की तारीफ करती और पार्वती की बुराई करती तो घनश्याम बाबू मन मसोस कर रह जाते, क्योंकि उसके सारे सपनों पर पानी फिर गया था। एक तो पार्वती भगवती की तरह सुंदर नहीं बताई थी और दूसरे ही घर वालों ने 4 साल के लिए उसका गौना जो काफ़ी पीछे कर दिया था, जिससे वह पार्वती को देख भी नहीं सकता था। घनश्याम बाबू की शादी को लगभग 3 महीने बाद ही खेत में काम करते वक्त जगदीश बाबू को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया। जब तक घर वाले उसके इलाज के लिए कुछ कर पाते, जगदीश बाबू की मौत हो गई। जगदीश बाबू की मौत से सभी को बहुत दुख हुआ। जगदीश बाबू की मौत के समय उसकी पत्नी भगवती गर्भवती थी। गांव के पंचों ने भगवती की उम्र और उसकी जिंदगी को देखते हुए फैसला लिया कि भगवती का नाता घनश्याम बाबू के साथ जोड़ दिया जाए, क्योंकि गांव की भाषा में गांव के पंचों ने कहा था, अगर घर की जो भीति दीवार घर में रह जाएगी तो कोई बुराई नहीं है, और वैसे भी भगवती जगदीश बाबू के बच्चे की मां बनने वाली है। ऐसे में भगवती को कौन अपनाएगा। यह बात पार्वती के घर वालों के पास जब पहुंची तो उन्होंने कहलवा भेजा कि चाहे वे अपनी बेटी को कुआं में पटक कर मार देंगे, लेकिन अगर भगवती का रिश्ता घनश्याम बाबू से जुड़ा तो वो अपनी बेटी पार्वती को ससुराल नहीं भेजेंगे। पार्वती के घर वालों की इस धमकी का घनश्याम बाबू के घर वालों पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने भगवती का नाता छोटे बेटे घनश्याम बाबू के साथ जोड़ दिया। पार्वती ने अपने ससुराल के बारे में घर वालों के मुंह से थोड़ा बहुत सुना था। उसके जेठ की मौत हो गई और उसकी जेठानी का नाता उसके पति के साथ जोड़ दिया गया। पार्वती को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया था। उस समय मोबाइल तो थे नहीं, रोज़ ससुराल फ़ोन करके ससुराल का हाल चाल जान सकें। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुई वैसे वैसे अपनी जेठानी और पति के नाते का उसे समझ आने लगा। घनश्याम बाबू और भगवती के नाता जोड़ने के कुछ दिनों बाद दोनों के बीच थोड़ा संकोच रहा। फिर भगवती ने एक मरी हुई बेटी को जन्म दिया। जिस बच्चे के लिए भगवती और घनश्याम बाबू का नाता जोड़ा गया था, वह बेटी भी पैदा हुई और मरी हुई। धीरे धीरे घनश्याम बाबू भी भगवती से प्यार करने लगे थे। वह भगवती ने भी अपने रूप जाल में उन्हें पूरी तरह फंसा लिया था। घनश्याम बाबू को उन्होंने अपने पूरे बस में कर लिया था।
अब घनश्याम बाबू को ना तो अपने गौने की जल्दी थी और ना ही पार्वती का इंतजार। वैसे भी लोगों से जब उसने सुना था पार्वती भगवती की तरह सुंदर नहीं है, उसे तो वैसे ही पार्वती से नफरत थी। धीरे धीरे 4 साल का समय निकल गया। समाज में इज्जत के डर की वजह से पार्वती के घर वालों ने पार्वती का गौना कर दिया। जब पार्वती अपना गौना होकर अपने ससुराल आई तो उसकी सौतन, जो कभी उसकी जेठानी थी, उसकी गोद में उसके ही पति घनश्याम बाबू की 6 महीने की बेटी मालती थी। ससुराल में आने के बाद अपनी सौतन को अपनी आंखों के सामने देखकर पार्वती को बहुत दुख होता था। घनश्याम बाबू तो भगवती को ही जी जान से चाहते थे, लेकिन पार्वती को अहमियत नहीं देते थे। घर में भगवती की ही चलती थी, जबकि बेचारी पार्वती खेतों पर काम करती थी। घर में हर काम में भगवती का हुक्म चलता था। पार्वती अपने पति की पहली बीवी होते हुए भी दूसरी बीवी बन गई थी, लेकिन किस्मत के आगे किसकी चलती है। पार्वती ने इसे किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया। अपने घर वालों और गांव वालों के दबाव में आकर घनश्याम बाबू पार्वती को भी पत्नी का दर्जा देना शुरू कर दिया। इसलिए वह कभी कभार पार्वती के पास जाते थे, जबकि वह हमेशा भगवती के पास रहते थे, क्योंकि भगवती सुंदर होने के साथ साथ काफ़ी तेज तर्रार थी। वह हमेशा यह कोशिश में लगी रहती थी कि घनश्याम बाबू पार्वती के पास फटके भी ना। पार्वती के ससुराल में आने के 1 साल बाद पार्वती माँ बन गई थी। उसने भी बेटी को जन्म दिया था, जिसका नाम माधवी रखा गया। घनश्याम बाबू अपनी पहली पत्नी भगवती और अपनी बड़ी बेटी मालती से ही ज़्यादा प्यार करते थे, जबकि पार्वती और उसकी बेटी माधवी को कम अहमियत देते थे। माधवी के जन्म के बाद धीरे धीरे पार्वती बीमार रहने लगी और उसे कमजोरी भी महसूस होने लगी। पहले तो घनश्याम बाबू ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी तो वह उसे डॉक्टर के पास ले गए, उसका इलाज कराया। लेकिन शायद पार्वती की बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं था। आखिर एक दिन पार्वती अपनी 2 साल की बेटी माधवी को छोड़कर भगवान के पास चली गई। पार्वती के मरने से भगवती को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई, लेकिन पार्वती की बेटी माधवी का पालन पोषण भी उन्हें ही करना था, चाहे उनका पालन पोषण करना उनकी मजबूरी था। घनश्याम बाबू को पार्वती के मौत के बाद अपनी बेटी माधवी के प्रति थोड़ा प्यार जो जगा था, वे माधवी का भी अच्छे से ख्याल रखते थे, लेकिन प्यार तो वो सबसे ज़्यादा मालती से ही करते थे। धीरे धीरे दोनों बहनें बड़ी होने लगीं। मालती अपनी माँ की तरह खूबसूरत और तेज तर्रार थी, वहीं माधवी अपनी माँ पार्वती की तरह साधारण नए नक्श की सरल स्वभाव की थी। माधवी के साथ खेलना, उसके साथ पढ़ने जाना मालती को अपने आप में शर्म महसूस करवाता था। वह माधवी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। बात बात पर वह माधवी को डांटती थी, उसके साथ मारपीट भी कर देती थी, लेकिन बेचारी माधवी चुपचाप रोकर रह जाती थी और कभी कभी तो वह अपनी माँ को याद करती थी। शायद आज अगर उसकी माँ होती तो उसकी ऐसी हालत नहीं होती। धीरे धीरे समय बीतने लगा और दोनों बहनें जवान हो गईं। जहाँ मालती के कहीं चाहने वाले थे, वहीं माधवी को देखकर लड़के उसके रंग रूप का मजाक उड़ाया करते थे। मालती और माधवी दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी। बचपन से ही माधुरी पढ़ने में तेज थी, जबकि मालती का पढ़ने में इतनी रुचि नहीं थी। मालती तो घर पर कोई काम भी नहीं करती थी, उसे घर का काम करने की आदत भी नहीं थी। वहीं माधवी घर का सारा काम कर देती और फिर स्कूल जाती, स्कूल से घर आकर काम करती, फिर सब जब सो जाते तो रात को अपनी पढ़ाई करती। साथ ही साथ में माधवी को अपनी सौतेली माँ के कड़वे वचन भी सुनने पड़ते थे, डांट डपट भी झेलनी पड़ती थी, लेकिन वह चुपचाप सब कुछ सहन करती रहती थी। 12वीं क्लास में माधवी के 94% अंक प्राप्त किए थे और अपने गांव का और स्कूल का नाम उसने रोशन किया था। वहीं मालती बड़ी मुश्किल से 60% अंकों के साथ पास हुई थी। मालती को सजने संवरने का बहुत ज़्यादा शौक था, वहीं माधवी बिल्कुल सादगी से रहती थी। कक्षा 12 के बाद अब घनश्याम बाबू ने अपनी दोनों बेटियों को शहर में पढ़ाने के बारे में सोचा। अपने साथ जब अपने पिता के मुंह से माधवी के पढ़ने की बात जो मालती ने सुनी तो मालती को गुस्सा आ गया। वह तमक कर बोली, बापू मैं इस कलूटी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी।
और शहर में, वह भी इस कलूटी के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। मालती की बात सुनकर उसकी माँ भगवती ने भी गुस्से में बोली थी, अरे सही तो कह रही है हमारी मालती, यह मनहूस कब तक इसके साथ रहेगी, मेरी बेटी का पीछा ही नहीं छोड़ती। अरे इसकी माँ के साथ अगर यह भी मर जाती तो मेरा तो पीछा छूटता। भगवती गुस्से में बोली तो घनश्याम बाबू की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह भगवती के आगे कुछ बोल पाए। तब भगवती बोली, बस मालती शहर में रहकर पढ़ाई करेगी और यह मनहूस यहाँ पर घर के काम करेगी। यह सुनकर घनश्याम बाबू भगवती से बोले, अगर हमने मालती को शहर भेजकर पढ़ाया और माधवी की पढ़ाई छूट गई तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, तुम तो जानती हो ना। और फिर तुम्हें तो पता है, अगर हमने माधवी के साथ ऐसा व्यवहार किया, जो माधवी के ननिहाल की सारी जायदाद है वो हमारे हाथों से निकल जाएगी, क्योंकि माधवी की माँ पार्वती अपने मायके में अकेली संतान थी। इसलिए पार्वती और माधवी के नाना नानी के मरने के बाद उनकी सारी जायदाद माधवी के नाम थी। माधवी के एक मामा, जो माधवी की माँ के मुंह बोले भाई थे, उन्होंने घनश्याम बाबू को सख्त हिदायत दे रखी थी, अगर माधवी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो वह कानून की मदद से माधवी को अपने पास बुला लेगा और माधवी के नाना नानी की जायदाद से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए उन लोगों ने चुप रहने में ही भलाई समझी। माधवी की सौतेली माँ माधवी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, उससे बहुत नफरत भी करती थी, लेकिन जायदाद के लालच में उसने माधवी को अपने पास रखा हुआ था। जब तक माधवी 18 साल की नहीं हो जाती तब तक माधवी को अपने पास रखना उसकी सौतेली माँ की मजबूरी थी। वह चाहती थी जब माधवी 18 साल की हो जाएगी तो वह सारी जायदाद अपने नाम करवाकर किसी लूले लंगड़े के पल्ले इसे बांधकर विदा कर देगी। माधवी की सौतेली माँ नहीं चाहती थी माधवी शहर जाकर पढ़ाई करे, क्योंकि माधवी के शहर जाने से उसे घर का काम करना पड़ेगा, जबकि उसे तो घर का काम के लिए करे हुए एक जमाना बीत गया था। लेकिन फिर भी घनश्याम बाबू की बात सुनकर उसने माधवी को शहर पढ़ाई करने के लिए हाँ कर दी। घनश्याम बाबू की इतनी हैसियत नहीं थी वह दोनों बेटियों को अलग अलग रखकर उन्हें खर्चा दे सके, इसलिए उन्होंने मालती को जैसे तैसे करके माधवी के साथ रहने के लिए मना लिया। मालती अनमने ढंग से माधवी के साथ रहने को तैयार हो गई। घनश्याम बाबू ने मालती और माधवी का एक ही कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। घनश्याम बाबू ने मालती और माधवी से पीजी में हॉस्टल में रहने की बात कही, लेकिन मालती ने मना कर दिया, उसे पीजी हॉस्टल में रहना पसंद नहीं था। इसलिए घनश्याम बाबू ने कॉलेज के पास ही एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। दोनों को खाने पीने के लिए टिफिन की व्यवस्था भी करवा दी गई और साफ सफाई के लिए एक काम वाली बाई भी लगा दी। दोनों बहनों का आज कॉलेज में पहला दिन था। उसी कॉलेज में माधवी की बचपन की सहेली ज्योति ने भी एडमिशन लिया था। ज्योति माधवी की बचपन की सहेली थी। उसे मालती बिल्कुल नहीं पसंद करती थी। वह मालती को हमेशा घमंडी और नकचढ़ी बोला करती थी। मालती और माधवी जब पहले दिन कॉलेज में गईं तो सभी लड़के और लड़कियों ने बढ़ चढ़कर मालती से दोस्ती करनी चाहिए। वही लड़के और लड़कियों ने मालती के साथ साथ माधवी को देखकर उसके बारे में पूछा तो माधवी के बारे में पूछने पर मालती का चेहरा गुस्से में तमतमाने लगा और उससे नफरत से माधवी की तरफ देखा और मालती कुछ कह पाती उससे पहले ही ज्योति बोल पड़ी, यह मालती की छोटी बहन माधवी है। माधवी के बारे में सुनकर सभी लड़के लड़कियों ने अपना मुंह बनाया और मालती से कहा, मालती यह तेरी बहन है? यार विश्वास नहीं होता। यह कहकर वे लोग हंसने लगे। मालती को माधवी पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। कमरे पर आकर उसने माधवी पर खूब गुस्सा उतारा, लेकिन माधवी बेचारी ने कुछ नहीं कहा। कॉलेज में मालती की कई लड़के लड़कियों से दोस्ती थी, जबकि माधवी की उसकी बचपन की सहेली ज्योति ही दोस्त थी। मालती हमेशा कॉलेज से बेवजह छुट्टी कर लिया करती। दोस्तों के साथ घूमना फिरना सैर सपाटा सब मालती को पसंद था। उसे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। वहीं माधवी हमेशा पढ़ने में लगी रहती थी। वह बहुत कम बोलती थी, बिल्कुल सादगी से रहती थी। वहीं मालती में अब पहले से भी ज़्यादा बदलाव आ गया था। वह छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर निकल जाया करती थी और देर रात घर लौटती थी। माधवी ने कई बार मालती को समझाने की कोशिश की, लेकिन मालती उसे डांटकर चुप करा देती थी। यहाँ तक कि वह कई बार माधवी पर हाथ भी उठा चुकी थी।
माधवी को मालती की चिंता थी। चाहे मालती उसे अपनी बहन समझे या न समझे, लेकिन माधवी मालती से बहुत प्यार करती थी। वह नहीं चाहती थी मालती नादानी में कोई ऐसा कदम उठाए जिससे उसे बाद में पछताना पड़े। उसने मालती को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मालती को सुनने को तैयार नहीं थी। कॉलेज में एक आर्यन नाम का लड़का भी पढ़ता था। आर्यन अमीर बाप का बिगड़ैल बेटा था। लड़कियों से दोस्ती करना उनका शौक था। उसने मालती से भी दोस्ती कर ली और कुछ ही समय में उसने मालती को अपने प्यार का इजहार कर दिया। माधवी को आर्यन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि माधवी जानती थी आर्यन एक नंबर का बदमाश है। वह हमेशा नए शिकार की तलाश में रहता है। लड़कियों को आते जाते गंदी निगाह से घूरना, उन्हें छेड़ना आर्यन की आदत थी। एक बार कॉलेज में उसने माधवी के रास्ते में जाते हुए छेड़ा तो माधवी ने गुस्से में उसके गाल पर एक तमाचा रख दिया था और बोली, खबरदार, जो आइंदा मुझे छेड़ने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। उस वक्त वहां पर कोई नहीं था, लेकिन आर्यन मन ही मन माधवी से बदला लेने की सोचने लगा। एक दिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड मालती से सबके सामने माधवी के बारे में कहा, यार मालती, ये तुम्हारी बहन माधवी मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती है। यहाँ तक कि तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा भी बोलती है। आर्यन ने माधवी के बारे में मालती से काफ़ी कुछ उल्टा सीधा कहा, जिससे मालती काफ़ी गुस्सा हो गई और कॉलेज में सभी लड़के लड़कियों के सामने माधवी में एक तमाचा रख दिया। माधवी ने मालती को समझाने की कोशिश की, लेकिन मालती को सुनने को तैयार नहीं थी। वह तो आर्यन के प्यार में पूरी तरह पागल थी। तमाचा खाने के बाद मालती ने आर्यन को लेकर वहां से चली गई और आर्यन जाते जाते एक शैतानी मुस्कान देता हुआ माधवी की तरफ हंसता हुआ वहां से चला गया। माधवी बेचारी चुपचाप खड़ी रोती रही। तब ज्योति ने आकर उसे संभाला। सब कॉलेज के लड़के लड़कियां अब माधवी का मजाक बनाने लगे थे। माधवी बेचारी क्या करती, चुपचाप बहन का थप्पड़ खाकर चुप हो गई, क्योंकि माधवी को जो मालती की बहुत चिंता थी, उसे दुख इस बात का था कि मालती कहीं नादानी में ऐसा कोई कदम ना उठा ले जिससे बाद में उसे पछताना पड़े। ज्योति ने माधवी से कहा कि वो अपने माता पिता से क्यों नहीं बता देती। तब माधवी ने कहा, ज्योति, तुम तो जानती हो घर वाले मुझसे ज़्यादा मालती दीदी की बातों पर विश्वास करते हैं। वे कभी भी मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए कहने से क्या फ़ायदा। और मालती तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, उल्टा मुझे ही डांट पड़ती है। यह कहकर माधवी दुखी हो गई। तब ज्योति ने कहा, माधवी, एक बार अपने घर वालों से कहकर तो देखो, अगर कुछ कल को उल्टा सीधा हो गया तो वो लोग तुझ पर ही गुस्सा करेंगे कि तुमने एक बार भी बताया क्यों नहीं। यह बात माधवी को सही लगी। उसने कहा, हाँ ज्योति, तुम ठीक कहती हो। यह कहकर शाम को जब माधवी घर आई तो मालती तो रोज की तरह आर्यन के साथ घूमने निकल गई। मालती बहुत कम कॉलेज जाती थी। उसे पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा मतलब नहीं था। उसे तो ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए था, जिसकी उम्मीद वह आर्यन से करती थी। आर्यन उसे रोज घुमाने ले जाता। दोनों होटल में खाना खाकर आते, क्लब जाते, शॉपिंग करते, मूवी देखने जाते, सैर सपाटा करते। मालती आर्यन को लेकर अपनी ज़िंदगी के सपने बुनने लगी थी। वहीं माधवी को डर था कि मालती के साथ कुछ गलत ना हो जाए। ज्योति के कहने पर माधवी ने हिम्मत की और जब माया घर पर नहीं थी तो उसने अपने पापा को फ़ोन करके सारी बात बताई। उसके पापा कुछ बोलते उससे पहले ही फ़ोन उसकी सौतेली माँ भगवती ने ले लिया। वह माधवी से गाली देते हुए बोली, अरे मनहूस, मेरी बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई। अब तो तूने उसके बारे में उल्टा सीधा कहना भी शुरू कर दिया। माधवी की सौतेली माँ गुस्से में बड़बड़ाई जा रही थी। माधवी ने फ़ोन काटकर एक तरफ रख दिया, क्योंकि उनकी बात सुनने का कोई फ़ायदा तो था नहीं। वहीं माधवी के पापा को भी माधवी से ज़्यादा मालती पर विश्वास था। माधवी के कहने पर पापा ने मालती के पास कॉल किया। जैसे ही मालती ने कॉल उठाया, उसके पापा कुछ बोलते उसकी माँ ने फ़ोन ले लिया और नमक मिर्च लगाकर सारी बात मालती को बता दी। मालती यह सब सुनकर बहुत गुस्सा हो गई और बोली, मम्मी, मैंने तो कहा था पहले ही इस कलूटी को मेरे साथ शहर पढ़ने मत भेजो, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात कहाँ मानी। अब मैं अपनी पढ़ाई करूं या इस कलूटी के नखरे उठाऊं। यह सुनकर उसकी माँ बोली, बेटी, तू उस मनहूस की बातों पर ध्यान मत दे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। यह कहकर और कुछ बातें करके मालती ने अपनी मम्मी का फ़ोन काट दिया। उसे सोच में डूबे देखकर आर्यन बोला, क्या हुआ स्वीट हार्ट, किस सोच में डूबी हो। यह सुनकर मालती गुस्से में बोली, इस माधवी का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आज घर पर पापा से मेरे बारे में और तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या बोला है। यह सुनकर आर्यन बोला, मैंने तो मालती तुमसे पहले ही कहा था
यह माधवी ठीक नहीं है। इसे यह सोचकर जलन होती होगी कि मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और तुमसे प्यार करता हूँ। आर्यन ने मालती का हाथ पकड़कर यह कहा तो मालती मुस्कुरा दी और आर्यन के साथ मूवी देखने के लिए चल दी। देर रात जब मालती घर लौटी तो वह बहुत गुस्से में थी और माधवी अपनी पढ़ाई कर रही थी। घर आते ही मालती ने गुस्से में देखकर माधवी समझ गई कि जरूर मम्मी ने कुछ उल्टा सीधा नमक मिर्च लगाकर मेरी बात कही है। घर आते ही मालती ने माधवी के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। माधवी कुछ बोलती उससे पहले ही मालती ने माधवी के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। माधवी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप रोती रही। मालती गुस्से में दमदमाती हुई घर से के सामानों को इधर उधर फेंकने लगी और फिर गुस्से में सो गई। माधवी चुपचाप रोती रही और भगवान को याद करती रही। उसे भगवान पर विश्वास था कि एक दिन भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। दूसरे दिन तो मालती तो रोज की तरह आर्यन की गाड़ी पर बैठकर कॉलेज के लिए निकल गई। वहीं माधवी बेचारी पैदल ही कॉलेज चल दी। तभी अचानक मालती आर्यन के साथ बैठकर गाड़ी में आई और मालती ने माधवी को धक्का दे दिया। माधवी धक्का लगने से अपना संतुलन खो बैठी और वहीं कीचड़ में गिर गई, जिसकी वजह से उसके सारे कपड़े खराब हो गए। उसे कीचड़ में पड़े देखकर मालती और आर्यन रुक गए और उसका मजाक बनाने लगे। कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियां जो उस समय कॉलेज आ रहे थे माधवी का मजाक बनाने लगे, लेकिन माधवी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी किताबें लेकर घर वापस आ गई। आज उसका कॉलेज छूट गया था क्योंकि वह कॉलेज टाइम पर नहीं जा सकी थी। वह घर पर रोती रही। फिर उसने सोचा आखिर में रोएगी तो कब तक, यह तो रोज का ही रोना है। अगर किसी को जवाब देना है तो उसके सामने बोलकर नहीं तो कुछ कर कर दिखाना होगा। यह सोचकर माधवी ने अपने आंसू पोंछे और अपनी पढ़ाई में लग गई। माधवी अब दिन रात अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। वहीं मालती को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। वह तो आर्यन के प्यार में पागल थी, लेकिन उसे पता नहीं था आर्यन सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। आर्यन अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मालती को फंसाकर उसका देही शोषण कर रहा था। वह कभी उसे घुमाने ले जाता, कभी होटल में खाना खिलाने, कभी शॉपिंग पर ले जाता, कभी वह होटल के कमरे में अपने प्यार भरी बातों में फंसाकर उसका शोषण करता। मालती तो सिर्फ इसे आर्यन का प्यार समझ रही थी। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। मालती के अलावा आर्यन के कॉलेज के बाहर कई लड़कियों से संबंध थे। वह पैसे के बलबूते पर लड़कियों से प्यार का झूठा नाटक करता था और फिर अपने जाल में फंसाकर उनका देह शोषण करता था और उन्हें ब्लैकमेल करता था। माधवी ने कई बार आर्यन को कई और लड़कियों के साथ भी देखा था, लेकिन वह मालती को बताना चाहती थी, लेकिन मालती को बताने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि वह माधवी की किसी बात पर यकीन नहीं करती थी। आर्यन और लड़कियों को तो बस कुछ दिन के लिए अपने जाल में फंसाकर और उनका उपयोग करके वापस छोड़ देता था, लेकिन जब भी उसे उनकी ज़रूरत होती तो वह ब्लैकमेल करके उन्हें अपने पास बुलाता था। लेकिन मालती के साथ उसने अभी तक ऐसा नहीं किया था। इसके पीछे उसकी एक घिनौनी चाल थी, जो यह थी कि धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। हर क्लास में माधवी ने हर बार की तरह अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण की, वहीं मालती बड़ी मुश्किल से पास हो पाई थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद आज दोनों बहनें वापस अपने गांव जा रही थीं, लेकिन मालती को आर्यन से बिछड़ने का दुख था। आर्यन ने मालती से वादा किया कि वह रोज उससे बात किया करेगा, यहाँ तक कि हर 4-5 दिन में उससे मिलने आया करेगा। आखिर कब तक वह उससे दूर रह सकता है। मालती इसे आर्यन का अपने प्रति प्यार समझ रही थी, लेकिन आर्यन तो बस मालती को हासिल करने के लिए उससे यह वादा कर रहा था। वह तो बस मालती को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मालती उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी। गांव आने के बाद माधवी से उसकी सौतेली माँ ने जबरदस्ती जो उसके ननिहाल की संपत्ति थी उसे अपने नाम करवा लिया। अगर माधवी संपत्ति को अपनी सौतेली माँ के नाम नहीं करती तो उसकी सौतेली माँ उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती। इसलिए बेबस लाचार माधवी को मजबूरी में अपनी संपत्ति अपनी सौतेली माँ के नाम करनी पड़ी। संपत्ति हथियाने के बाद अब माधवी का हाल और भी बुरा हो गया था। उसकी सौतेली माँ उससे घर का सारा काम करवाती और ऊपर से जली कटी अलग से सुनाती थी। वहीं मालती उसे तो कोई मतलब नहीं था घर के कामों से। वह तो गलती से भी घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। मालती रोज घर वालों से छुपकर आर्यन से बातें कर देती और यहाँ तक कि आर्यन हर 4-5 दिन में मालती से मिलने उसके गांव आ जाता और दोनों गांव के बाहर जंगल या खेतों पर मिलते थे। आर्यन बस अपनी हवस की पूर्ति के लिए मालती से झूठा प्यार का नाटक कर रहा था।
वहीं मालती पागलों की तरह उसके प्यार में पागल थी। जहां वह बुलाता वहीं उससे मिलने पहुंच जाती। एक दिन मालती आर्यन से बातें कर रही थी, तभी उसकी मम्मी ने उसकी बातें सुन ली। उसके बाद उसने मालती को काफ़ी डांटा और घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन मालती कहाँ अपनी हरकतों से बाज आने वाली थी। उसे तो बस आर्यन से मिलना था। उसने चोरी छुपे जब दोपहर को उसके पापा खेत पर गए हुए थे, उसकी मम्मी मंदिर गई हुई थी और माधवी बाथरूम में घर के ढेर सारे कपड़े धोने में व्यस्त थी, तब आर्यन को चोरी छुपे अपने कमरे में बुला लिया उसने और दोनों अपने प्यार में खो गए। तभी अचानक मालती की मम्मी आ गई। उसने रंगे हाथों मालती और आर्यन को पकड़ लिया। आर्यन तो मालती की मम्मी को देखते ही वहां से जिस हाल में था उसी हाल में भाग गया और मालती हैरानी से अपनी माँ को देख रही थी। उसकी माँ ने गुस्से में उसे बहुत डांटा। शाम को जब मालती के पापा घर आए तो मालती की मम्मी ने उसे मालती के बारे में सब बातें कही। यह सुनकर मालती के पापा भी गुस्सा हो गए और भगवती की तरफ देखते हुए बोले, अरे माधवी ने तो हमें पहले ही कहा था भाग्यवान, लेकिन तुमने ही उसकी बात को सच कहाँ माना था, उल्टा उसे ही उल्टा सीधा सुनाया था। अब देख लिया अपनी लाडली के कारनामे, पता नहीं कब से क्या क्या गुल खिला रही है हमें। अब तो अच्छा यही होगा कि इसके लगे हाथ विवाह कर दिया जाए। अगर ज्यादा दिन इसे घर में बिठा कर रखा तो यह हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। मालती के पापा गुस्से में बोले। तभी मालती वहां आ गई और गुस्से में बोली, नहीं पापा, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आर्यन से। तब मालती के पापा बोले, बहुत कर ली अपनी मनमानी, अब चुप कर और जिस लड़के से हम कहते हैं चुपचाप उससे शादी कर ले। अब बिना कोई सवाल जवाब किए अपने कमरे में जा। अपने पापा की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर मालती पैर पटकती हुई अपने कमरे में आ गई। माधवी बेचारी रसोई के दरवाजे की ओट से सारी बातें सुन रही थी। उसकी इतनी भी हिम्मत कहाँ थी वह किसी भी घर के मामले में बोल सके। मालती को अब यह चिंता सता रही थी, उसके मम्मी पापा उसकी शादी किसी और से कर देंगे, जबकि वह तो आर्यन से प्यार करती है। उसने आर्यन को फ़ोन किया और सारी बात बताई और कहा कि आर्यन, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, चलो हम भागकर शादी कर लेते हैं। यह सुनकर आर्यन घबरा गया और हड़बड़ाकर बोला, नहीं नहीं मालती, मैं शादी। तब मालती बोली, हाँ आर्यन, तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो, चलो हम शादी कर लेते हैं। तब आर्यन बोला, देखो मालती, समझने की कोशिश करो, ना ही तेरा परिवार मेरे साथ तेरी शादी को लेकर खुश है और ना ही मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए मानेंगे। यह सुनकर मालती गुस्से में बोली, तो फिर जब तेरे घर वाले नहीं मानेंगे तो तुमने मुझसे प्यार ही क्यों किया था? क्या यही तुम्हारा प्यार था? तो आर्यन बोला, अरे जब मैं अपने घर वालों की सुनता कहाँ था। तो मालती बोली, तो अब क्यों सुनते हो, चलो मेरे साथ घर छोड़कर चलो। मालती कहने लगी, अरे जब मैं अपने घर वालों को तुम्हारे प्यार में छोड़ सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं छोड़ सकते? तब आर्यन बोला, देखो मालती, समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तब मालती कहने लगे, लेकिन आर्यन क्यों, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते? तब आर्यन गुस्से में बोला, क्योंकि मैं तुम जैसी लड़की से विवाह नहीं कर सकता जो शादी से पहले ही किसी के बिस्तर की शोभा बन जाए। यह सुनकर मालती को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह गुस्से में आर्यन से बोली, आर्यन, विवाह तो तुम्हें मुझसे ही करना होगा। अगर तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, चिट्ठी लिखकर सारा इल्जाम तुम पर डाल दूंगी, समझे तुम? यह कहकर उसने फोन काट दिया। मालती की बात सुनकर आर्यन भी घबरा गया और सोचने लगा, अगर मालती ने ऐसा कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो उसके ऊपर मुसीबत आ जाएगी। वह इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। फिर उसने मालती को फ़ोन किया और प्यार में बोला, सॉरी मालती, मैं कुछ गुस्से में ज़्यादा ही बोल गया था। तब मालती बोली, तुम जैसे लड़के होते ही ऐसे हैं। तब आर्यन बोला, मालती, मुझ पर विश्वास नहीं है, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। वह मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे, इसलिए मैंने गुस्से में तुमसे उल्टा सीधा बोल दिया था। जब मालती तुमने अपनी जान देने की बात कही तो मैं घबरा गया। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। आई लव यू मालती। आर्यन की ऐसी बातें सुनकर मालती पिघल गई और बोली, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है आर्यन, जितना प्यार तुम मुझसे करते हो उससे ज़्यादा प्यार मैं तुमसे करती हूँ। तब आर्यन बोला, मालती मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी अपने घर वालों की हाँ में हाँ मिलाना, और अगर वो लोग तेरी शादी किसी और जगह तय करते हैं तो तुम मना मत करना। यह सुनकर मालती बोली, मतलब? तब आर्यन बोला, मेरा कहने का मतलब है मालती कि बस तुम उनकी हाँ में हाँ रखो, वो तुम पर जरा भी शक ना हो। और जब वो तुम्हारी मम्मी ने हमें जब से रंगे हाथों पकड़ा है वह तुम्हारी दिन रात निगरानी करेगी। इसका बस एक ही इलाज है,
तुम्हारे घर वाले जब तुम्हारी शादी किसी और से तय कर देंगे तो शादी की तैयारियों में तुम्हारे मम्मी पापा का तुम पर ध्यान कम रहेगा। तब मैं तुम्हें वहाँ से भगा कर ले जाऊँगा, फिर हम दोनों कहीं बाहर जाकर मंदिर में शादी कर लेंगे। आर्यन की बात सुनकर मालती कुछ देर सोचते हुए बोली, ठीक है आर्यन। यह कहकर उसने फोन काट दिया। अब मालती को ना तो अपने घर वाले और ना ही कोई और नजर आ रहा था। वह तो आर्यन के प्यार में पूरी तरह पागल थी। आज मालती को लड़की वाले देखने आ रहे थे। मालती की मम्मी उनके स्वागत की तैयारी में लगी हुई थी। उसकी मम्मी को इस बात की थोड़ी हैरानी हो रही थी कि मालती ने किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया। फिर सोचा बच्ची है, गलती हो गई, अब अपनी गलती का एहसास है। माधवी भी अपनी बहन के लिए खुश थी। चलो कोई अच्छा लड़का मिल जाए जिससे मालती दीदी का विवाह हो जाए तो कम से कम उस आर्यन का नाम की बला से उसका पीछा तो छूटे। वह इधर उधर भाग भाग कर जल्दी जल्दी काम कर रही थी। ढेर सारे पकवान माधवी ने खुद अपने हाथों से बनाए थे मेहमानों के लिए। लगभग 11 बजे के आसपास घर के आगे गाड़ी रुकी। गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनकर माधवी की सौतेली माँ भगवती और पिता दोनों भागकर बाहर गए और सम्मान सहित मेहमानों को भीतर ले आए और प्यार से उन्हें बैठा दिया। वे कुल 4 लोग थे, लड़का, लड़की की बहन और उसके मम्मी पापा। लड़का देखने में ज़्यादा सुंदर तो नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छा था। भगवती ने सबको आदर से बिठाया और आवाज़ देकर माधवी से पानी लाने के लिए कहा। कुछ देर में ही माधवी सबके लिए गिलास में पानी लेकर आई। माधवी को देखकर माधवी के पिता बोले, यह हमारी छोटी बेटी माधवी है। माधवी को देखकर लड़के के माता पिता कुछ सोच में पड़ गए। शायद वह सोच रहे थे, जब यह ऐसी है तो इसकी बहन भी इसके जैसी ही होगी। इसकी बहन भला और कैसी होगी? जैसी लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाएगा, जिसका रंग है ना रूप। तभी भगवती ने बड़े प्यार से माधवी की तरफ देखते हुए कहा, जाओ बेटी, अपनी दीदी को ले आओ। आज तो भगवती के शब्दों में जैसे मिठास घुल गई थी। माधवी ने कहा, मम्मी अभी लाती हूँ, और वह मालती की तरफ चली गई जहाँ पर मालती सजी सवरी बैठी थी। माधवी को देखकर मालती मुस्कुराते हुए कहने लगी, आ गई माधवी, तुम देखो मैं कैसी लग रही हूँ। माधवी कहने लगी। आज उसे बड़ी मालती की बातों पर हैरानी हो रही थी, क्योंकि आज वह भी उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही थी। माना कि मम्मी तो इसलिए कर रही है ताकि सब लोगों के सामने दिखावा कर सके, लेकिन मालती, यह तो हैरानी की बात थी। माधवी को सोच में डूबी देखकर मालती बोली, क्या हुआ माधवी? तब माधवी जो बात को बढ़ाते हुए बोली, कुछ नहीं दीदी, वह आपको मम्मी बाहर बुला रही हैं, चलो। यह सुनकर मालती मुस्कुराते हुए बोली, अरे मेरी प्यारी बहना, पहले यह तो बता मैं कैसी लग रही हूँ। यह सुनकर माधवी हंसते हुए बोली, बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही हो, अब चलो। यह कहकर मालती को बाहर ले आई माधवी। मालती ने आज एक हल्के पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। माधवी ने उसे कमरे से बाहर लाकर रसोई में से जाकर चाय नाश्ते की ट्रे मालती के हाथों में पकड़ा दी। मालती ने सिर पर पल्लू रखा और चाय की ट्रे लेकर मेहमानों के सामने पहुंच गई। चाय की ट्रे सबके सामने रखी और सभी प्रणाम किया। मालती को देखकर सब लोगों की नज़र उस पर ठहर गई। कभी उस लड़के के माता पिता माधवी को देखते तो कभी मालती को। यह सोच रहे थे, कहाँ मालती जैसी हूर और कहाँ इसकी छोटी बहन लंगूर। मालती को देखते ही लड़के की माँ बड़े प्यार से बोली, अरे अरे बेटी, आओ मेरे पास बैठो। उसकी आवाज़ सुनकर मालती ने कहा, जी, और कहकर जो उनके पास बैठ गई। तब लड़के की माँ बोली, भाई साहब, आपकी बेटी तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। हमें तो मालती बेटी बहुत पसंद है। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी चाहिए। यह सुनकर भगवती और घनश्याम बाबू दोनों खुश हो गए और बोले, जी, अब हमारी बेटी आपकी ही तो है, लेकिन फिर भी अगर लेन देन की बात हो जाए। वह कुछ कहते उससे पहले लड़के के पिता बोले, देखो भाई, श्रीमती जी ने जो कह दिया कि हमें लेन देन में कुछ नहीं चाहिए, बस इससे अच्छी लड़की हमें और कहीं नहीं मिल सकती। तभी भगवती रसोई में से सारे पकवान उठाकर ले आई और सबसे बोली, अरे आप सब खाकर बताइए, मेरी मालती बिटिया ने बनाया है। यह देखकर माधवी को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वह तो पहले से ही जानती थी सारे पकवान बनाकर उसकी मम्मी सारा श्रेय मालती को ही देगी, जो कि मालती से तो ठीक से चाय बनाना भी नहीं आता। लेकिन फिर भी यह सोचकर माधवी खुश थी, चलो जो हुआ सो हुआ, कम से कम दीदी की शादी हो जाए तो अच्छा ही है। वहीं मालती ने जब एक नज़र लड़के पर डाली तो उसका मन नफरत पर आ गया और सोचने लगी, कहाँ मेरा हीरो आर्यन और कहाँ यह चपड़ गंजू। मैं इस चपड़ गंजू से तो बिल्कुल भी विवाह नहीं करूँगी।
क्या करूं, इन सब के सामने दिखावा करना भी जरूरी है। वह मन ही मन सोच रही थी और मुस्कुरा रही थी। लड़के के माता पिता को जब मालती पसंद आ गई तो मालती के मम्मी पापा को भी लड़का पसंद था। रिश्ते की बात पक्की हो गई। लड़के की माँ ने अपने गले से एक सोने की चैन उतारकर मालती के गले में पहना दी और कहा कि यह मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है मेरी बहू के लिए। चैन पहराते ही मालती ने एक संस्कारी बेटी की तरह लड़के की माँ की और सबके पैर छू लिए। सबने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। रिश्ता पक्का होने के बाद वे लोग तो चले गए। तब मालती अंदर आई और जल्दी से भीतर से अपना दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लिया और गुस्से पर जो पलंग पर बैठते हुए बोली, अरे मजबूरी थी मेरी चुप रहना, वरना मैं उस चपड़ गंजू को देखकर ही मना कर देती। कहकर वह इन घर वालों के सामने मैं आकर उनके सामने अच्छा बनने का ड्रामा तो करना ही पड़ेगा ना। उस माधवी की बच्ची कैसे खी कर रही थी मेरे सामने, लेकिन मजबूरी है, कर क्या सकती हूँ। यह सोचकर मालती के चेहरे पर नफरत के भाव आ गए। रिश्ता तय होने के बाद घनश्याम बाबू और भगवती तो शादी की तैयारियों में लग गए। उन लोगों ने पंडित जी को बुलाकर मालती का लगन का टाइम निकलवाया। शादी का मुहूर्त 10 दिन बाद का था। यह सोचकर वे लोग और भी खुश हो गए। भगवती यह सोच रही थी कि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। पता नहीं वह कमीना फिर आ जाए और मेरी भोली भाली बेटी पर फिर कोई जादू कर दे। घर में शादी की तैयारियां जोर से चल रही थी। घर के पर्दे सजावट की चीज़ों में बदलाव के साथ साथ गहने कपड़े आदि की खरीदारी भी जोरों शोरों से की जा रही थी। मालती सबके सामने ऐसा दिखावा कर रही थी जैसे वह इस शादी से बहुत खुश हो, जबकि वह छुपकर आर्यन से बात करती थी। मालती की मम्मी भगवती को इस बात से बिल्कुल भी जो शक नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी ऐसा कुछ कदम उठाएगी। वह तो उसकी तरफ से एकदम से निश्चिंत थी। बस उसे अब उस कमीने से दूर रखने की जरूरत है। लेकिन भगवती शेर तो उसकी बेटी सवा शेर थी। वह अपनी मम्मी से यह कहकर फोन मांग लेती, मम्मी मुझे आपके दामाद जी से बात करनी है। यह सुनकर भगवती सोचती, अरे बच्चे जितना ज़्यादा घुल मिल जाएं उतना ही अच्छा है। जितना मालती दामाद जी से बात करेगी उतना ही उस कमीने से दूर रहेगी। लेकिन उसे क्या पता था उसकी बेटी कैसे दामाद से बात करती है। आज शादी का दिन था। घर में चारों तरफ शादी का माहौल था। जोर शोरों से तैयारियां चल रही थी। घर की सजावट में कई सारे लोग लगे हुए थे। घनश्याम बाबू और भगवती बढ़ चढ़कर यहाँ की तैयारियां कर रहे थे। माधवी भी खुश होकर अपनी बहन की शादी की तैयारियों में जुटी हुई थी। रिश्तेदारों से घर भरा हुआ था। बारात आ चुकी थी। बारात आने के बाद खबर सुनकर घनश्याम बाबू और भगवती दौड़कर पौड़ी पर गए और दूल्हे के स्वागत की तैयारियां करने लगे। कुछ ही देर में दूल्हा और बाराती भी आ गए। घनश्याम बाबू और भगवती ने अपने रिश्तेदारों के साथ बढ़कर दूल्हे का और उसके घर वालों का जोर शोर के साथ स्वागत किया। उधर मालती भी दुल्हन बनकर सजी सवरी बैठी थी, लेकिन उसे इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि आर्यन टाइम पर आएगा या नहीं। वैसे भी उसकी आर्यन से कई बार बात हो चुकी थी। उसने बोला था कि बस पहुंचने वाला है। आर्यन के बोलने के अनुसार ही मालती जितना हो सके उतना मैं अपने घर से रुपए पैसे लाने की कोशिश करूंगा। जितना तुम पर हो सके तुम भी करना, और कहीं भी हम दोनों चले जाएंगे, वहाँ रुकने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। आर्यन की बातों में आकर मालती ने अपनी शादी के सारे गहने और घर में जो भी दहेज के लिए शादी की तैयारियों के लिए पैसे थे उन्हें भी छुपकर अलमारी में से निकालकर अपने बैग में रख लिया था। कुछ ज़रूरी कपड़े सामान आदि रखकर वह एक बैग तैयार कर कर बेड के नीचे छुपा दिया था। उसे फ़ोन को भी अपने पास रखे हुए थी। लेकिन आज किसी को भी इस बात का शक नहीं था कि मालती क्या कदम उठाने वाली है। तभी अचानक आर्यन का फ़ोन आया। आर्यन ने उसे बताया कि मैं उसके घर के पीछे उसका इंतजार कर रहा हूँ। वह पिछले गेट से कैसे भी करके बाहर निकल आए। आर्यन के आने की खबर सुनकर मालती बहुत खुश हो गई। उसने जल्दी से अपने दुल्हन के कपड़े उतारने शुरू किए। तभी अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक पाकर मालती ने अपने आप को संभाला और जल्दी से जाकर दरवाजा खोला तो माधवी और कुछ लड़कियां थीं। मालती को देखकर माधवी बोली, दीदी वरमाला का समय होने वाला है, आप तैयार हो ना? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? यह सुनकर मालती गुस्से में जो बढ़ते हुए बोली, हाँ हाँ मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और हाँ मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि थोड़ा मेरा मन ठीक नहीं है, इसलिए मैं अकेला रहना चाहती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। यह सुनकर माधवी आगे बिना कुछ कहे ही लड़कियों को लेकर वापस आ गई।
मालती ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और अपनी शादी का जोड़ा उतार कर वहीं फेंक दिया और जल्दी से एक काम वाली बाई जैसी साड़ी जो उसने बाजार से खरीदारी करते समय चुपके से खरीदी थी उसे पहना और एक लंबा सा घूंघट निकालकर अपने कमरे की खिड़की जो पीछे की तरफ खुलती थी उसे खोलकर देखा तो आर्यन सचमुच नीचे खड़ा था। आर्यन को देखकर उसने आवाज दी, लेकिन शोर शराबे की वजह से आर्यन उसकी आवाज नहीं सुन पाया। मालती ने फोन किया तो आर्यन बोला, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। तो मालती बोली, आर्यन मैं ऊपर खिड़की की तरफ हूँ, देखो। जैसे ही आर्यन ने ऊपर की तरफ देखा तो उसे मालती नजर आई। मालती को देखते ही उसने हाथ हिलाना कर जो इशारा किया। आर्यन का इशारा पाते ही मालती अपना बैग नीचे फेंक दिया और फोन पर बोली, वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। आर्यन ने जल्दी से बैग उठा लिया और घर के पीछे की तरफ और भी लोग ज़्यादा नहीं थे क्योंकि सब तो दूल्हे की तैयारी में लगे हुए थे। तब मालती बचते बचाते हुए कमरे से निकल गई। उसने घूंघट कर रखा था इसलिए किसी का ध्यान भी उस पर नहीं गया। तभी एक औरत जो मालती की मौसी थी बोली, कौन हो तुम और तू ही इतना लंबा घूंघट करके कहाँ जा रही है? यह सुनकर मालती घबरा गई। वह औरत बोली, सुनती नहीं क्या, बहरी है? तब मालती ने धीरे से दबी आवाज में बदल कर कहा, वो ना हमें बेबी जी ने बुलाया था तैयार होने के लिए, इसलिए हम आए थे। यह सुनकर मालती की मौसी कुछ सोचते हुए बोली, तुम्हें? पर मालती को तो पहले 2 ब्यूटी पार्लर वाली लड़कियों ने तैयार करके गई हैं। यह सुनकर मालती जो बढ़ते हुए बोली, हाँ वह तो है, लेकिन मालती बेबी जी पहले जब भी कहीं जाती थी तो हमारे ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर जाती थी, इसलिए आज उसने भी अपनी खुशी के लिए हमें बुलाया था। हमें पता है कि उसे और लड़कियां तैयार करके आई हैं, लेकिन मालती बेबी जी ने हमें अपनी दोस्त जैसी समझती हैं, इसलिए उन्होंने आज हमें बुलाया। यह सुनकर मालती की मौसी बोली, क्या नाप शनाप बक रही हो? यह कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करो, यह बताओ, यह घूंघट क्यों डाल रखा? यह सुनकर तो मालती के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही मालती की मौसी ने उसका घूंघट हटाने आगे बढ़ी तभी अचानक किसी की आवाज आ गई। आवाज सुनकर मालती की मौसी पीछे मुड़ी और बोली, अभी आती हूँ। यह कहकर वह फिर मालती की तरफ देखती हुई बोली, रुको, मैं कुछ देर में आती हूँ। मालती ने नाम हाँ में कर दी कि ठीक है, मैं यहीं खड़ी हूँ। और मौसी के जाते ही मालती की सांस में सांस आई और उसने जल्दी से निकलना ही सही समझा, कहीं किसी और की नज़र उस पर न पड़ जाए। वह बचते बचाते आखिर अपने प्लान में कामयाब हो गई और पिछले दरवाजे से आर्यन उसे खड़ा मिल गया। आर्यन को देखते ही उसका चेहरा खुशी से दमक उठा और उसने आर्यन को गले लगा लिया। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और जल्दी से रास्ते की तरफ ले गया जहां उसने अपनी कार खड़ी कर रखी थी। उसने जल्दी से अपनी कार में मालती को बिठाया और खुद कार में बैठकर कार स्टार्ट करके वहां से अपनी गाड़ी को लेकर मालती को लेकर चला गया। मालती आर्यन के साथ अपनी शादी वाले दिन घर छोड़कर भाग गई। जब वरमाला के लिए भगवती ने माधवी से मालती को लाने के लिए फिर कहा तो माधवी जो मालती के कमरे में गई जहां मालती का शादी का जोड़ा पलंग पर पड़ा हुआ था और पास में एक चिट्ठी थी। जैसे ही माधवी ने चिट्ठी को पढ़ा उसके होश उड़ गए। वह भागते हुए भगवती के पास आई और घबराते हुए बोली, मम्मी मम्मी। तो भगवती उसे घबराते देखकर बोली, क्या हुआ माधवी, मालती कहाँ है? यह सुनकर माधवी ने भगवती का हाथ पकड़ा और मम्मी जल्दी से अंदर चलो, आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। यह सुनकर भगवती बोली, जरूरी बात तो बाद में भी हो सकती है माधवी, अभी वरमाला का मुहूर्त निकला जा रहा है। यह सुनकर माधवी बोली, प्लीज मम्मी जल्दी अंदर चलो। और वह हाथ पकड़कर भगवती को मालती के कमरे में ले गई और चिट्ठी भगवती के हाथ में दे दी। उसे पढ़ते ही भगवती के होश उड़ गए। उसमें लिखा था, सॉरी मम्मी पापा, मैं घर छोड़कर आर्यन के साथ हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं आर्यन से प्यार करती हूँ और मैंने इसलिए इस शादी के लिए हाँ किया था। आप लोग मुझ पर कोई शक ना करें। मैं जानती थी आप लोग मेरा और आर्यन का कभी भी रिश्ता मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज में जाति प्रथा बहुत महत्व रखती है और आर्यन हमारी जाति का नहीं था। लेकिन मैं आर्यन से प्यार करती हूँ और आप लोगों का ध्यान बटा रहे, इसलिए मैंने यह शादी करने का नाटक किया। मुझे माफ़ कर देना, आपकी अपनी बेटी मालती। पढ़ते ही भगवती के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उसने यह चिट्ठी जल्दी से अपनी मुट्ठी में बंद की और भागते हुए घनश्याम बाबू के पास पहुंचे। घनश्याम बाबू शादी की तैयारियां और मेहमानों की खातिरदारी में लगे हुए थे। भगवती वहां पहुंचकर उससे बोली, अजी सुनो, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। यह सुनकर घनश्याम बाबू बोले, अरे बात तो पीछे भी हो सकती है, पहले वरमाला और रस्मो रिवाज तो हो जाने दो। यह सुनकर भगवती बोली, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, अभी चलो अंदर।
भगवती को घबराते हुए देखकर घनश्याम बाबू ने जाने में ही भलाई समझी और कहा, हाँ हाँ चलो। भगवती उसे लेकर मालती के कमरे में आ गई। तब घनश्याम बाबू बोले, क्या हुआ भाग्यवान, ऐसे क्यों घबरा रही हो, और मालती कहाँ है? यह कहना था कि भगवती ने शादी के जोड़े की तरफ हाथ कर दिया। उसे देखकर घनश्याम बाबू हैरान होते हुए बोले, यह तो मालती की शादी का जोड़ा है, फिर वह कहाँ है? यह कह रहा था कि भगवती ने मालती की चिट्ठी घनश्याम बाबू के हाथ में दे दी। मालती की चिट्ठी पढ़ते ही घनश्याम बाबू के होश उड़ गए। उसे सारी धरती जैसे घूमती नजर आने लगी। वह ऐसे सदमे में गिरने वाले थे कि माधवी ने उसे संभाला। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था जिस लड़की को उन्होंने हमेशा अपनी पलकों पर बिठा कर रखा है वो इस तरह उनकी नाक कटवाकर भाग जाएगी। उसने अपने आप को संभाला, लेकिन अब लोग मालती को ढूंढ कर लाएं तो कहाँ से लाएं? वो लोग मालती को ढूंढने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी पंडित जी ने कहा कि वरमाला का मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी से दुल्हन और उसके माता पिता को बुलाओ। कुछ देर तक तो घनश्याम बाबू ने छोटे मोटे बहाने लगाए, लेकिन आखिर में बहाने कब तक चलते? आखिर में पता तो चल ही गया कि मालती किसी लड़के के साथ भाग गई है। यह सुनकर चारों तरफ शादी में हंगामा हो गया। लड़के के पापा घनश्याम बाबू से भला बुरा कहने लगे। लोग उनके मुंह पर थूक रहे थे। यह देखकर माधवी भी रोई जा रही थी। भगवती और घनश्याम बाबू पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें इस तरह अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी घनश्याम बाबू हाथ जोड़कर और अपनी पगड़ी लड़के के पिता के पैरों में रखते हुए बोले, माफ करना भाई साहब, मुझे नहीं पता था मालती ऐसा करेगी, वरना मैं कभी भी आपके बेटे से उसकी शादी की बात नहीं करता। मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है। अगर बारात बिना दुल्हन के लौट जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? यह सुनकर गुस्से में लड़के के पिता बोले, अब क्या लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे? अब कौन सी कमी रह गई है भला, और कौन सी इज्जत? अब कौन सी तुम्हारी बेटी तो अपने यार के साथ जो भाग गई है। यह सुनकर घनश्याम बाबू बोले, मेरी छोटी बेटी माधवी, मैं उसकी शादी आपके बेटे से कर दूंगा, जिससे हमारी भी इज्जत रह जाएगी और समाज में कुछ आपकी भी। माधवी का नाम सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। माधवी भी हैरान हो गई, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी लड़की के पिता बोले, पागल समझाए क्या? अरे कहाँ, अब आप अपनी उस काली सी बेटी को हमारे पल्ले बांधना चाहते हैं? आपकी छोटी बेटी माधवी हमें नहीं करनी अपने हीरे जैसे बेटे की शादी उस लड़की से। वैसे भी इस परिवार में तो हम अब कभी रिश्ता करना ही नहीं चाहेंगे। जिस घर की बड़ी बेटी अपने यार के साथ भाग गई हो, उसकी भला छोटी बेटी से क्या उम्मीद की जा सकती है? लड़के के पिता गुस्से में चीखने लगे। घनश्याम बाबू और भगवती ने रोते हुए और उनके रिश्तेदारों ने लड़के के पिता और रिश्तेदारों की काफ़ी लोगों ने उन्हें समझाया, लेकिन वे लोग कुछ समझने को तैयार नहीं थे और आखिर बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। बारात के बिना दुल्हन के वापस लौटते ही घनश्याम बाबू की इज्जत पर काफ़ी थू थू हो गई। लोग उनकी इज्जत पर थूक रहे थे, तरह तरह के ताने दे रहे थे। घनश्याम बाबू का मन किया कि वो खुदकुशी कर लें, लेकिन तब तक माधवी ने उन्हें संभाला। माधवी को देखकर घनश्याम बाबू ने उसे गले लगा लिया और बोले, बेटी, मैंने हमेशा तुम्हें मालती से कम समझा, हमेशा मालती और तुम में भेदभाव किया, लेकिन बेटी मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानता था जिसे मैंने अपनी पलकों पर बिठाया। नहीं, इस तरह सब लोगों के सामने मेरी नाक कटवा देगी वह। बेटा, शायद मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हारे साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया। इसकी सज़ा मुझे भगवान ने दे दी है बेटी। यह कहकर घनश्याम दास रोने लगे। तब माधवी बोली, नहीं पापा, अपने आप को मत कोसिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो होना था सो हो गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस हिम्मत रखिए। लेकिन पापा, डर इस बात का है कि मालती दीदी जिस लड़के के साथ गई हैं वह एक नंबर का मेरे बाप का बिगड़ा लड़का है। पता नहीं मालती दीदी के साथ वह क्या करेगा, यही चिंता मुझे खाई जा रही है। भगवती भी मालती के इस तरह जाने से पूरी तरह टूट चुकी थी। वह भी बार बार रो रही थी, लेकिन फिर भी वह उसे माधवी पसंद नहीं थी। भगवती गुस्से में अपना सारा गुस्सा जो माधवी पर उतार रही थी और कह रही थी, इस डायन ने कुछ बताया नहीं पहले भी, अगर यह हमें समय रहते बता देती तो ऐसे हालात नहीं होते। यह सुनकर घनश्याम बाबू गुस्से में बोले, अरे बताया कैसे नहीं था, लेकिन तुम अपनी बेटी के प्यार में इतनी अंधी थी कि तुम्हें इसकी अच्छाई बुराई कुछ मालूम थी, कि यहाँ तक कि तुमने माधवी को उल्टा सीधा सुना दिया था। घनश्याम बाबू गुस्से में बोले। यह सुनकर मालती की मम्मी और ज़्यादा गुस्सा हो गई। तब माधवी ने जैसे तैसे गुस्सा शांत करवाया। तब सब रिश्तेदार भी घनश्याम बाबू और भगवती को गाली देते हुए वापस लौट गए। सारे गांव में उन लोगों की इज्जत पर थू थू लोग कर रहे थे। वहाँ कुछ लोग कह रहे थे, जैसा इसने अपनी 7 फेरों वाली बीवी के साथ किया
और अपनी बेटी के साथ किया, उसका फल तो इसको भोगना ही था। वहीं घनश्याम बाबू अपनी बेटी की करतूतों की वजह से अंदर ही अंदर घुट रहे थे। अब वो सोचने लगे, जिस बेटी को उन्होंने पलकों पर बिठाकर बड़ा किया, उन्होंने सारे समाज के आगे उनके मुंह पर कालिक पोत दी। इससे पहले कि समाज के लोग उनके बारे में और बातें बनाएं, उन्होंने माधवी के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया। घनश्याम बाबू को माधवी के लिए रिश्ता ढूंढना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि एक तो मालती के चले जाने से उनकी काफ़ी बदनामी हो चुकी थी, जिससे लड़के वाले जब मालती के बारे में सुनते तो माधवी को देखने से पहले ही मना कर देते। वहीं कुछ लोग जैसे तैसे माधवी को देखने आते तो उसके रंग रूप की वजह से उसे मना कर देते। कुछ लोग दहेज की वजह से मना कर देते, क्योंकि भगवती माधवी की शादी में एक भी रुपया खर्च करना नहीं चाहती थी। काफ़ी ढूंढा, लेकिन माधवी के लिए कोई अच्छा घर बार नहीं मिला। यह देखकर घनश्याम बाबू बहुत दुखी रहने लगे। तभी उसके एक दोस्त ने उसे बताया कि उसकी नज़र में एक रिश्ता है। लड़का सरकारी स्कूल में टीचर है, उसकी पहली बीवी की मौत हो चुकी है, एक 8 साल की बेटी है, लड़के की उम्र मतलब 35 साल के आसपास है। यह सुनकर घनश्याम बाबू को यह रिश्ता ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन घनश्याम बाबू की भगवती के आगे चलती ही कहाँ थी। वहीं भगवती ने इस रिश्ते के बारे में सुनते ही हाँ कर दी, क्योंकि इस रिश्ते को करवाने से भगवती और माधवी की शादी में कुछ खर्च भी उसे नहीं करना पड़ेगा और न ही लड़के वालों की कोई मांग थी। जब माधवी ने सुना तो माधवी ने इसे अपनी किस्मत का फैसला मानकर इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह अब और कोई हंगामा नहीं चाहती थी जिससे उसके पापा को ठेस पहुँचे। वह नहीं चाहती थी मालती दीदी की तरह उसके पापा को उसकी वजह से भी दुख पहुँचे। पहले ही मालती दीदी की करतूतों की वजह से उसके पापा टूट चुके थे, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा और निश्चित दिन लड़के वाले आए। लड़का और उसकी माँ और उसकी एक मुँह बोली बहन थी। लड़के वालों ने आने के बाद माधवी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आई, सबके पैर छुए, सभी ने एक नज़र माधवी पर डाली। फिर लड़के की माँ मुस्कुराते हुए बोली, आओ बेटी मेरे पास बैठो। यह सुनकर वह माधवी जो उनके पास गई, तब लड़के की माँ ने माधवी से कुछ सवाल किए कि तुम्हारी रुचि किसमें है, घर का कामकाज तो कर लेती हो ना, वगैरह वगैरह। सब कुछ पूछने के बाद लड़के की माँ ने मुस्कुराते हुए बोली, भाई साहब हमें यह रिश्ता मंजूर है, आगे आपकी मर्जी। यह सुनकर भगवती बोली, अरे हमें तो पहले से ही यह रिश्ता मंजूर है, भला हमारा तो मना करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अरे इतना अच्छा रिश्ता भला हम कैसे छोड़ सकते हैं। लड़के ने भी एक नज़र माधवी पर डाली। लड़के का नाम श्याम था। लड़के की उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी, लेकिन फिर भी वह देखने में काफ़ी सुंदर लगता था। देखने में ही उसके स्वभाव का पता चलता था कि वह काफ़ी समझदार इंसान है। फिर लड़के की माँ ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकालकर माधवी के हाथ में पहना दी। इस तरह श्याम और माधवी की मंगनी हो गई। मंगनी से 5 दिन बाद ही लड़के वालों की मर्जी से सादा ढंग से मंदिर में रीति रिवाज के साथ माधवी और श्याम का विवाह हो गया। माधवी दुल्हन बनकर श्याम के घर आ गई। माधवी के विवाह के बाद तो जैसे भगवती के सिर पर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। उसका तो यह हाल था कि हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो। अब उसको कुछ भी लेना देना नहीं पड़ा और माधवी का वजन भी उसके सिर से उतर चुका था। आज माधवी की सुहाग रात थी। वह अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके मन में घबराहट थी। तभी श्याम ने कमरे में प्रवेश किया। बेचारी माधवी घबरा गई और सिमटकर एक कोने में बैठ गई। तब श्याम माधवी के पास आकर बैठा और बोला, क्या हुआ माधवी, तुम क्यों इतना घबरा रही हो। श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन माधवी ने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर श्याम बोला, देखो माधवी घबराने की कोई बात नहीं है, वह कह दो, और वैसे भी हमें अपनी ज़िंदगी साथ साथ बितानी है। मैं मानता हूँ हमारी उम्र में लगभग 15 साल का फासला है। मैं तो रमा के जाने के बाद शादी ही नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ की जिद के आगे मैं मजबूर होकर मुझे शादी करना पड़ा। हाँ, मेरी माँ चाहती है कि मेरी बेटी अनु को एक माँ की ज़रूरत है। जैसे जैसे अनु बड़ी हो जाएगी वैसे वैसे अनु अपनी माँ को याद करेगी, इसलिए अनु की खुशी के लिए मुझे हाँ करना पड़ा। लेकिन जैसे भी हो, अब मुझे इस शादी से कोई शिकायत नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे यह उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम कभी भी मेरी बेटी अनु को उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दोगी। श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन माधवी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। श्याम बोला, माधवी देखो, डरो मत। जो बात जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो साफ साफ मुझे बता दो। हमें अपनी ज़िंदगी साथ साथ बितानी है, इसलिए यह तो ज़रूरी है ना कि हम दोनों एक दूसरे की परेशानियों के बारे में अच्छी तरह जानें। श्याम के मुंह से माधवी ने जब यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर श्याम ने कहा, बोलो माधवी, क्या बात है, क्या तुम शादी से खुश नहीं हो। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इस रिश्ते को जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर नहीं थोपूंगा।
तभी माधवी बोल पड़ी, नहीं नहीं, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। शुरू से ही मेरा सपना था कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा की खुशी के लिए मुझे यह शादी करनी पड़ी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस थोड़ी अपनी पढ़ाई के बारे में सोचकर परेशान हूँ। यह सुनकर श्याम मुस्कुराते हुए बोला, बस इतनी सी बात? अरे तुम मेरी धर्म पत्नी हो और तुम्हारा सपना ही मेरा सपना है। मैं तुम्हारा हर सपने को पूरा करने में तुम्हारा साथ दूंगा, यह मेरा वादा है तुमसे। यह कहकर श्याम ने माधवी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। श्याम को मुस्कुराते देखकर माधवी की आंखों में भी खुशी के आंसू झलक आए। वह सोचने लगी, चाहे भगवान ने अब तक उसके साथ जो भी अन्याय किया हो, लेकिन श्याम के रूप में उसे एक सुलझा, समझदार और जीवन साथी दे दिया है उसे। तभी श्याम ने माधवी को अपने गले से लगा लिया।